स्टार्ट करते हैं हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म। तो लास्ट यूनिट में हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम कंप्लीट किए थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल देखे होंगे आप लोग, और फिर सिस्टम की प्रॉपर्टी था। उसके बाद से सैम्पलिंग थ्योरम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे। अब इस मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेट ट्रांसफॉर्म। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे तो 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन जेट ट्रांसफॉर्म से भी पूछा जाता है, राइट? ठीक है, तो देखिए जेट ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो अगर आप लोग पढ़ रखे होंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का ही काउंटर पार्ट है जेट ट्रांसफॉर्म। जब हम लोग देखते थे कि कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल के केस में कॉन्टिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते थे। फोरियर ट्रांसफॉर्म मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो बहुत सारे सिग्नल्स थे, राइट, बहुत सारे सिग्नल थे जिसका हम लोग क्या कर पा रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर लैपलास ट्रांसफॉर्म पिक्चर में आया था, उसका आप लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, इसका हम लोग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। अब बहुत सारे सिग्नल होंगे जिसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम लोग उसका जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं इजीली। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। पहले देख लीजिएगा कि जेट ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन देखिए कि प्ले द सेम रोल फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एज दैट प्लेड बाय द लैपलास ट्रांसफॉर्म कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम। जो रोल कॉन्टिन्यूअस टाइम सिस्टम के लिए लैपलास ट्रांसफॉर्म का है, वही आपका डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए किसका है, जेट ट्रांसफॉर्म का है। क्लियर है? जेट ट्रांसफॉर्म इज a discrete time counterpart of Laplace transform। क्लियर है? तो अब देखिए जेट ट्रांसफॉर्म मे बी वन साइडेड और टू साइडेड। जिस तरीके से आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म वन साइडेड टू साइडेड था, वैसे ही जेट ट्रांसफॉर्म भी आपका वन साइडेड टू साइडेड हो सकता है। वन साइडेड को यूनिलेटरल कह देंगे, टू साइडेड को बाइलेटरल कह देंगे बेटा। द बाइलेटरल या टू साइडेड एंड ट्रांसफॉर्म ऑफ अ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और अ सीक्वेंस xn इज डिफाइंड बाय, अगर कोई भी सीक्वेंस दे रखा है x ऑफ n, उसका अगर आपको टू साइडेड या बाइलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, x ऑफ z, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, सीक्वेंस क्या है, xn है, तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n इंटू z टू द पावर माइनस n। ये हो गया आपका टू साइडेड। ठीक है, तो टू साइडेड के लिए आपका हो जाएगा जहां पे z क्या है, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो यहाँ पे z क्या है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। वहां पे क्या होता था, अगर आपको याद होगा तो एक्स कैलकुलेट करते थे लैपलास ट्रांसफॉर्म में, तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट करते थे, एक्स ऑफ टी इंटू ई पे माइनस एस टी करते थे। ठीक है, dt। ये क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, ये सिग्नल क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये क्या है, डिस्क्रीट है, इसलिए यहाँ समेशन आ रहा है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ई पे माइनस एस टी होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड टू पावर माइनस एन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एस आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल था, जिसकी वैल्यू क्या थी, सिग्मा प्लस जे ओमेगा था। यहाँ पे जेड आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, जिसकी अगर हम लोग वैल्यू देखें, पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, आर ई टू पावर जे ओमेगा, राइट। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट था एस का वो सिग्मा था, इमेजिनरी पार्ट क्या था सिग्मा का, इमेजिनरी पार्ट क्या था, ओमेगा। लेकिन यहाँ देखोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आर हो जाएगा, राइट, और यहाँ एंगल जो होगा वो ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बनता है, रेडियस का फॉर्मेशन होता है जेड इज इक्वल टू आर ई टू पावर जे ओमेगा से, जहां पे ये आर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और ये ओमेगा एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्लियर है? चलिए अब आगे देखिएगा, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वन साइडेड या यूनिलेटरल जेट ट्रांसफॉर्म इज डिफाइंड बाय, अगर वन साइडेड की अगर हम लोग बात करें तो यहां अगर एक्स जेड निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स ऑफ एन इंटू जेड टू पावर माइनस एन। ये वन साइडेड का हो गया। तो वन साइडेड के केस में जीरो टू इनफाइनाइट लेते हैं। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करते हैं। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मतलब ROC, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। ठीक है, ये डिफिनेशन आपसे 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन करिए, राइट। तो बेसिकली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। यहां हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जेट ट्रांसफॉर्म, तो जेड, ठीक है, जेड की वो वैल्यू
ठीक है, जिसके लिए एक्स जेड कन्वर्ज कर जाए, यानी जेड की वो वैल्यू जिसके लिए एक्स जेड कन्वर्ज कर जाए, मतलब डिफाइन हो, उसको हम लोग कह देंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है? तो देखिए, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ जेड, the set of value of z, the set of value of z for which xz converges, for which xz converges, for which xz converges, right? ये हटाइए, for which xz converges is called the region of convergence of xz, उसको हम लोग region of convergence of xz कहेंगे। ये आपका क्लियर है, समझ में आ गया? If there is no value of z, there is no value of z for which xz converges, then the sequence of xn is said to be no z। मतलब कहने क्या है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू z की डिफाइन हो जिसके लिए xz आपका कन्वर्ज नहीं कर रहा है, कन्वर्ज नहीं कर रहा मतलब डिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे, उस केस में हम लोग ये कहेंगे कि उस सिग्नल का z ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं है। क्लियर है? वही यहां पे पॉइंट लिखा गया है, ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए रिलेशन बिटवीन डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, हालांकि ये आपका जो है डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, राइट, लेकिन बहुत बेसिक है बेटा, आपसे जैसे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म सिलेबस में है तो हम लोग देखेंगे डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो जब हम लोग डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, ये सेमेस्टर में पूछा गया, तो जब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो वहां हम लोग रिलेशन देख लेंगे, लेकिन यहां देख लीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये डिराइव ही यहां से होता है, कहां से? डिस्क्रीट फोरियर टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म उसका एक्सटेंशन है आपका जेड ट्रांसफॉर्म। कैसे? देखिए, DTFT, यानी अगर आपके पास अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा है तो उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे? DTFT मतलब समझ रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसी को DTFT कह रहे हैं, ऑफ अ सीक्वेंस xn। कैसे निकालते हैं हम लोग? ऐसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से, या तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ ओमेगा से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ e j ओमेगा से, ये रिप्रेजेंटेशन है, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? सीक्वेंस क्या है? xn है, हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n, ये रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ठीक है। अगर कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा है x ऑफ n, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी सिग्नल दे रखा उसका DTFT एग्जिस्ट करे, यानी एक DTFT डिफाइन हो, तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT the above summation should converge, that is xn must be absolutely summable। तो अगर आप सिग्नल ले रहे हो, उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो, तो पहले आपको ये एश्योर हो जाना है कि वो सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। दैट इज मतलब क्या हुआ, यहां पे देखिएगा कि ये n माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, राइट, दैट इज हम यहां पे लिख देते हैं, दैट इज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये x ऑफ n है, इसकी वैल्यू लेस देन इन, एब्सोल्युटली समेबल का मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब इसको हम समेशन लेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, उसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब लेस देन इनफाइनाइट, ये क्लियर होना चाहिए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ DTFT। तभी, यानी अगर कोई सिग्नल, सुनिए ध्यान से, अगर कोई सिग्नल जिसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसी का डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, वो सिग्नल आपका एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, अदरवाइज डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम। ये लाइन ये इंडिकेट करता है, फॉर्मूला ये हो गया, लाइन समझ में आ गया, एब्सोल्युटली समेबल है तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्लियर होना चाहिए आप लोग को। आइए, द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ द सीक्वेंस xn इज गिवन बाय, अच्छा ये देखिए, अगर आपको जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, जेड x ऑफ n, इसका निकालना है सीक्वेंस का, तो आप इसको रिप्रेजेंट करते हो x ऑफ z से, एंड फाइनली इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ n इंटू z टू द पावर माइनस n। क्लियर है? यहां पे z क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, एंड इट इज गिवन बाय z इज इक्वल टू r e टू पावर j ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब अगर हम लोग यहां पे पुट कर दें, अगर z की वैल्यू
आर ई जे ओमेगा पुट कर दें, आर ई टू पावर जे ओमेगा पुट कर दीजिएगा तो मिलेगा क्या बेटा, देखिएगा ध्यान से। हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू व्हाट, ये देखिए ये क्या हुआ, जस्ट वेट, ओके इरेज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स ऑफ जेड की जगह एक्स ऑफ आर, एक्स ऑफ आर, राइट, एक्स ऑफ आर ई जे ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहां पुट करिए समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ n इंटू आर ई टू पावर जे ओमेगा टू द पावर माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब ध्यान से, तो यहां पे क्या आया बेटा, अगर ऐसा हम लोग लिखते हैं तो देखिए x आर ई टू पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ n माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x ऑफ n इंटू आर टू द पावर माइनस n, आर टू द पावर माइनस n इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा n, ऐसा लिखा जा सकता है। बोलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। जैसे आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, तो अब आगे देखिएगा ध्यान से, अब आगे देखिएगा ध्यान से, हम लोग क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दें क्या, देखिए एक्स ऑफ आर ई जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ n इंटू आर टू द पावर माइनस n ई टू पावर माइनस जे ओमेगा n, यही आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ ये आ जाएगा। चलिए तो इस यहां से क्या हुआ, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिएगा बेटा ध्यान से, ये लाइन इंडिकेट कर रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म the above summation should converge, that is xn into, that is xn into, that is xn into r to the power minus n, xn into r to the power minus n must be absolutely summable, that is summation of n is equal to minus infinity to infinity x of n into r to the power minus n, r to the power minus n, ये जो वैल्यू आएगी ये लेस देन इनफाइनाइट होनी चाहिए, ये लेस देन इनफाइनाइट होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया, यहां कुछ किया नहीं बेटा, आपको पता है कि जेट ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एक्सएन का क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपने क्या किया कि सिंपल जेड की जगह आर ई जे ओमेगा पुट कर दिया, ठीक है, और पुट करने के बाद से इस आर टू पावर माइनस एन को इसके साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया, समझ में आया। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको अगर फोरियर डिस्क्रीट किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना था तो आप क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, एक्सएन ई पे माइनस जे ओमेगा एन कर रहे थे, माइनस इनफिनिट से इनफिनिट एन कर रहे थे। अब यहां पे क्या कर रहे हो, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, अब ये जो सिग्नल है इंटू ई पे माइनस जे ओमेगा, तो हम लोग ये तो कह सकते हैं कि एक्चुअली जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सएन इज व्हाट, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सएन इंटू आर टू पावर माइनस एन। तो ये एक तरीके से डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया किसका, एक्सएन इंटू आर टू पावर माइनस एन का। हमने क्या बोला कि अगर कोई भी सिग्नल जिसका आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर रहे हो वो सिग्नल एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, एक्शन एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा। अब यहां देखिए हम लोग कि एक्चुअली ये जेट ट्रांसफॉर्म है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका है, एक्सएन इंटू आर टू पावर माइनस एन का। तो एक्चुअली इस सिग्नल का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये सिग्नल भी तो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म द अबव समेशन शुड कन्वर्ज, दैट इज xn into r to the power minus n should be absolutely summable, ये absolutely summable होना चाहिए, right? We can say that the jet transform of xn is same as the dt of xn, ठीक, मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ xn यानी जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ xn, this is equal to what,
दिस इज इक्वल टू व्हाट, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, DTFT, DTFT, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ऑफ xn इंटू आर पे माइनस एन, xn इंटू आर टू द माइनस एन, ये दोनों चीज सेम होगा, ये समझिएगा। जेट ट्रांसफॉर्म xn डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xn इंटू आर टू द माइनस एन के इक्विवेलेंट है, ये चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, फॉर मेनी सीक्वेंसेस, बहुत सारे सिग्नल होंगे जिसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होगा, लेकिन जनरली जो मैक्सिमम सीक्वेंसेस होते हैं उनका क्या होता है बेटा, उनका जेट ट्रांसफॉर्म डिफाइन होता है। क्यों वो डिफाइन हो जाएगा, ये हमने 8 को माइनस एन फैक्टर जो मल्टीप्लाई किया एक्सन, एक्सन क्या होगा, अगर डाइवर्जिंग इन नेचर होगा बेटा, एक्सन अगर डाइवर्जिंग इन नेचर होगा तो उस केस में वो एब्सोल्युटली समेबल नहीं होगा, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन नहीं होगा। लेकिन हम लोग जो 8 को माइनस एन फैक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं, ये करेगा क्या कि जो सिग्नल डाइवर्जिंग इन नेचर है उसको कन्वर्जिंग इन नेचर में कन्वर्ट करेगा, यानी कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब उसको एब्सोल्युटली समेबल में लेके आएगा, और जब एब्सोल्युटली समेबल में लेकर के आएगा तो उसका आपका इजीली क्या हो जाएगा, इस एक्सन इंटू आर पे माइनस एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा, और एक्सन इंटू आर पे माइनस एन फोर का फोरियर ट्रांसफॉर्म ही क्या है, जेट ट्रांसफॉर्म है एक्सन का। इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो फॉर मेनी सीक्वेंसेस DTFT may not exist but jet transform में exist when r is equal to 1, जैसे अगर r is equal to, अगर हम 1 कर दें हम लोग, जैसे अगर यहाँ r is equal to 1 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 1 to the minus 1 1, तो r is equal to 1 कर दोगे तो आपका जो जेट ट्रांसफॉर्म है वो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ r is equal to 1 कर दोगे तो x e to power j omega is equal to what, xn e पे माइनस j omega n, मतलब यही फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो वही कह रहे हैं कि अगर हम लोग r की वैल्यू अगर 1 कर देते हैं तो DTFT इज सेम एज द जेट ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म ही हो जाता है। DTFT इज नथिंग बट द जेट ट्रांसफॉर्म इवेल्युएटेड अलोंग द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ जेट प्लेन। अगर हम लोग जेट प्लेन की अगर बात करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, जनरली क्या होता है, देखिए ये देखिए, राइट, ये आपका जेट प्लेन हो गया, राइट, ये आपका क्या हो गया बेटा, जेट प्लेन हो गया, ये इमेजिनरी हो गया और ये रियल हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेट प्लेन। जेट इज इक्वल टू आर, जेट इज इक्वल टू आर ई टू पावर जे ओमेगा, क्लियर है। अब देखिए बेसिकली ये जो आर है ये क्या है, रेडियस है। आर क्या है बेटा, यहाँ पे ये जो आर है ये हमारा रेडियस है, और ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओमेगा क्या कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आर अपना क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमेशा आप देखोगे तो जेट प्लेन में आपको एक सर्कल बनेगा, आर क्या हो जाएगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ई टू पावर जे ओमेगा, ये ओमेगा आपको जो है एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंगल किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से जो एंगल निकालोगे किस में आएगा, रेडियन में आएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये रोटेट करेगा, जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू आप पुट करोगे उस हिसाब से ये आपका रोटेट करता रहेगा, ठीक है। 0 रखोगे तो यहाँ पे रहेगा, जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री होगा। ये हम आपको बता रहे हैं डिग्री में, लेकिन यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा वो रेडियन में आएगा। अब रेडियन में अगर आ रहा है तो रेडियन से हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वो अलग चीज हो गया। तो ये आपका जेट प्लेन हो गया। तो अब जेट प्लेन पे ये कहा क्या जा रहा है कि इस रेडियस को जब भी आप 1 पुट कर दोगे तो ये जो जेट ट्रांसफॉर्म है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म में, क्लियर है। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये हो गया जेट प्लेन, ओके, जेट प्लेन हो गया। तो कह रहे हैं कि DTFT इज नथिंग बट द जेट ट्रांसफॉर्म इवेल्युएटेड अलोंग द यूनिट सर्कल सेंटर्ड एट द ओरिजिन, ओरिजिन हो गया। और यूनिट सर्कल का मतलब क्या करना है, अगर यही r की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे, r की वैल्यू जैसे 1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये जो इवेल्युएशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो, जैसे r की वैल्यू 1 कर दोगे तो ये जो आपका यूनिट सर्कल पे इवेल्युएशन करोगे ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म को, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर इस r की वैल्यू 1 ले लेते हो तो, ठीक है। चलो ये इस लाइन का
मतलब हो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देखिए दो डिफरेंट सिग्नल है, राइट। हम लोग को ये प्रूव करना है कि दोनों डिफरेंट सिग्नल का जो है जेड ट्रांसफॉर्म सेम आ रहा है, राइट। लेकिन ऐसा कैसे कि दो डिफरेंट सिग्नल है जिसका जेड ट्रांसफॉर्म सेम आ रहा है। जेड ट्रांसफॉर्म तो सेम आएगा दो डिफरेंट सिग्नल का, लेकिन होगा क्या, ध्यान से देखिए सुनिएगा। जेड ट्रांसफॉर्म तो सेम आएगा, लेकिन यहां जो टर्म यूज हो रहा है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग रहेगा। तभी आप दो डिफरेंट सिग्नल को डिस्टिंग्विश कर पाओगे, डिफरेंशिएट कर पाओगे। नहीं तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दो डिफरेंट सिग्नल हैं का सेम जेड ट्रांसफॉर्म आए, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, डिफरेंस है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस में। तो उसको हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला हम लोग सॉल्व करते हैं ए। ए क्या है बेटा, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। यहां पे देखिए कि x ऑफ n इजकल टू a टू द पावर n u ऑफ n। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इसको अगर हम लोग चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a टू द पावर n un है, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं un के वजह से, राइट। और 0 लिख सकते हैं n लेस देन 0। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं पे भी un एसोसिएटेड है तो un का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। कहीं पे भी अगर un एसोसिएटेड है तो un को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, राइट। u ऑफ n, ये क्या हो गया अपना n हो गया। देखिए 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन, राइट। तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सब पे वैल्यू 1। तो 0 या 0 के आगे ये तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन 0 से पहले क्या हो जाएगी, लेस देन 0 पे वैल्यू 0 होगी। ये सबको क्लियर है, चलिए ठीक है। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं किसी भी सिग्नल का, किसी भी सिग्नल का हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ n इंटू जेड पे माइनस n, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x ऑफ n की वैल्यू पुट करिए, ये a टू पावर n u ऑफ n, राइट। अब इसमें इंटू जेड पे पावर माइनस n करिए। अब इस u ऑफ n के वजह से रेंज जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है वो 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे जो xz आएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा, n इजकल टू 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। वैल्यू क्या है, a टू पावर n इंटू जेड पे माइनस n। इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं क्या, n इजकल टू 0 टू इनफाइनाइट a जेड पे माइनस 1 टू द पावर n। क्लियर है, राइट। अब इसको अगर फर्दर हम लोग डिफाइन करें तो एक्स जेड इज इक्वल टू वॉट, जरी वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो देखो 0 पुट करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ए जेड पे इनवर्स पे 0 वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, ए जेड इनवर्स स्क्वायर ए जेड इनवर्स एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपको एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज मिल रहा है आपको, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी सीरीज मिल रहा है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, और कॉमन रेशियो अगर यहां से निकालोगे तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, एजेड इनवर्स आ जाएगा। तो एजेड इनवर्स आ जाएगा। तो हम लोग यहां पे अगर इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कब कर सकते हैं, ये तब कर सकते हो इनफाइनाइट जीपी सीरीज में, जब ये जो वैल्यू है ये ओवरऑल कन्वर्ज कब करेगा, ये कन्वर्ज तभी करेगा जब एजेड इनवर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, तब ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज कन्वर्ज नहीं करेगा। खुद देख लो, अगर एजेड इनवर्स की वैल्यू को अगर 1 से ज्यादा रख दोगे तो कन्वर्ज करेगा क्या बेटा, नहीं करेगा ना, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वर्जन मतलब समझ रहे हो ना, कन्वर्जेस, डाइवर्ज मतलब इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, कन्वर्जेस मतलब कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। इफ ये एजेड इनवर्स है इसकी वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, यहां लेस देन 1 रखोगे, लाइक 1/2 रख लो
तो 1/2 पे अपर लिमिट पुट करोगे इनफाइनाइट, तो 1/2 टू पावर इनफाइनाइट 0 की ओर टेंड होगा। लेकिन अगर एजेड इनवर्स ग्रेटर देन 1 रखोगे 2, तो अपर लिमिट अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो 2 टू पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a/z मॉड लेस देन 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो मॉड z ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, मॉड z ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए। चेक करिए, क्लियर है ना। तो फाइनली ये तभी डिफाइन है जब ये कंडीशन लगाओगे, अदरवाइज डिफाइन एजेड इनवर्स का मॉड ये कन्वर्ज करना चाहिए। तो हम लोग को क्या मिला, x ऑफ z इज इक्वल टू 1 इनफाइनाइट जीपी सीरीज मतलब 1/1 माइनस एजेड इनवर्स, ये तो सबको पता है ना। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो एजेड इनवर्स, तो 1/1 माइनस, ठीक है, कॉमन रेशियो कर देते हैं। तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, z से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यहाँ z आ जाएगा और ये क्या हो गया z माइनस ए आ जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब मॉड ऑफ z ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए लेकर। क्लियर है बेटा। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस को डिफाइन कर रहा है, आरओसी को डिफाइन कर रहा है। मतलब इस रेंज में मॉड जेड ग्रेटर देन ए, इस रेंज में इस एक्स जेड की वैल्यू कन्वर्ज करेगी या डिफाइन होगी, अदरवाइज डिफाइन नहीं होगी। तो इसको अगर हम लोग इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाएं बेटा, तो कैसे बनेगा देखते हैं। ये आ ये तो देखो, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सर्कल इधर उधर हुआ गया, रेडियस से यही समझिएगा इसका। तो अब देखिए इसको अगर हम लोग डिफाइन करेंगे, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी जेड, ठीक है, और ये हो गया रियल जेड, ठीक है। अब देखो मॉड जेड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जेड इज इक्वल टू आर ई जे ओमेगा। अगर मॉड जेड करोगे तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा बताओ, अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आर ई टू पावर जे ओमेगा, और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, सिंपल। ई टू पावर जे ओमेगा क्या होता है, कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या होगा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा 1 आ जाता है। तो ये आर हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सा चीज है। तो ये जो आर है मॉड जेड, वो क्या है, मॉड ऑफ ए के ग्रेटर है, यानी ये जो वैल्यू होगी ये आपको ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इधर माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो रेडियस निकल के आया, राइट, वो रेडियस आपका ए आ गया। अब जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका डिफाइन होगा, ये कह रहा है कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो ये आएगा, मॉड जेड, ठीक है, मॉड जेड ग्रेटर देन ए, ठीक है, ग्रेटर देन ए मतलब ये वाली बात हो गई, ठीक है, ग्रेटर देन ए का मतलब ये वाली बात होगी कि ए पॉजिटिव लेते हो तो ए से बड़ा होगा, और नेगेटिव लेते हो तो माइनस ए से इधर छोटा होगा, क्लियर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड जेड ग्रेटर देन मॉड ए का मतलब ये हो गया, क्लियर है। देखो ये रेडियस हो गया, यहाँ पे ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका रेडियस क्या निकल के आया, आर इक्वल टू ए, और इस ए के जो है बाहर ही, यानी एक्जेड की वो वैल्यू जिसके लिए आपका ये जिसके लिए जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन है, जेड की वो वैल्यू जिसके लिए अपना ये एक्जेड डिफाइन है, यानी ये जो वैल्यू डिफाइन किसके लिए है, जब मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी मॉड जेड ग्रेटर देन ए आएगा, ठीक है। तो यही आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे कि भाई ये दे रखा है, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के साथ इसका जेड ट्रांसफॉर्म बताओ, तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। जैसे आपको ये सब स्टेप फॉलो करोगे और ये रिप्रेजेंट करोगे और ये फिगर बना दोगे बेटा, तो आपको अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 7 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा भी क्या क्या था, माइनस ए पे पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस 1, ठीक है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू
माइनस ए टू पावर एन u ऑफ माइनस एन माइनस 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्या है बेटा, u ऑफ माइनस एन माइनस 1। u ऑफ माइनस एन माइनस 1 कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होता है बेटा, देखो ये होता माइनस इनफाइनाइट से 1, ये 0 है, ये माइनस 1 है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 ऐसे चलेगा। और सब पे वैल्यू क्या है, ये सब पे वैल्यू क्या आएगी बेटा, सब पे वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1। तो इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो लिख सकते हो एक्स एन इजकल टू माइनस ए टू पावर एन। ये वैल्यू कब होगी, जब एन की वैल्यू हम लोग की लेस देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 से पहले की बात हो रही, ठीक है, लेस देन माइनस 1। अब देखो, और 0 कब हो जाएगा, जब हम लोग n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। यानी ये डिफाइन ही होगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस 1। ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए आप, ठीक है। रेंज निकालने तो आ रहा है आप लोगों को, तो बहुत बेसिक सी चीजें हो गया, ठीक है ना, कि u ऑफ माइनस एन माइनस 1 कैसे डिफाइन करना है, बोलो समझ में आ रहा है। चलो तो ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से अगर कहीं पे u ऑफ माइनस एन माइनस 1 दे रखा है तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं पे अगर मान लो u ऑफ n प्लस 1 दे रखा है तो माइनस 1 से इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। ये इसको बता दिया थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। ये देखो ध्यान से, आप लोग हैं देखो यहाँ पे, अगर कहीं u ऑफ n दे रखा है तो u ऑफ n का मतलब क्या होता है, देख लो ध्यान से, बेसिक चीजें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। u ऑफ n, अच्छा ऐसे ही चलो देख लो, कॉन्टिन्यूअस क्या रेफरेंस लें, ये देखो ये un है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 4 सब पे वैल्यू 1 हो गया, un का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो un को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, फंक्शनली 1 n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 n लेस देन 0, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग लिखते हैं 0, हाँ ठीक है, 0 से पहले अगर हम लोग बात करते हैं, 0 से छोटा तो माइनस 1 हो जाएगा, हाँ चलेगा, ठीक है। अब आ जाइए, अब अगर हम लोग बात करें u ऑफ माइनस एन की, u ऑफ माइनस एन की, तो u ऑफ माइनस एन की बात करोगे तो वो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है, ये ऐसे, ठीक है। 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 एंड सो ऑन। जो चीज ये 0 से इनफाइनाइट था, अब ये चीज माइनस इनफाइनाइट से 0 आ गया, माइनस इनफाइनाइट से 0 आ गया। अब इसको लिखो रिप्रेजेंट करो तो क्या, u ऑफ माइनस एन इक्वल टू 1, कब, जब n की वैल्यू, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, 0 पे भी 1 है और 0 से कम पे भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू 0 होगी जब n ग्रेटर देन 0 कर देंगे, ग्रेटर देन 0 मतलब 1 से 1 2 3 यहां से हो जाए, ठीक है। अब देखो कहीं पे अगर दे रखा है, पॉजिटिव की बात करते हैं हम लोग, पॉजिटिव की बात करेंगे u ऑफ n प्लस 1, यानी कि n प्लस 1 यानी n माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ n पे पॉजिटिव लगा है तो ये 0 राइट साइडेड है, पॉजिटिव लगा है तो 0 से इनफाइनाइट हो रहा है, माइनस n हो गया तो माइनस इनफाइनाइट से 0 हो गया, रिवर्स हो गया, सिंपल माइनस लग गया तो माइनस। अब देखो यहाँ पे भी राइट साइडेड है, तो ये राइट साइडेड मतलब किसी एक वैल्यू से इनफाइनाइट की ओर जाएगा, वो वैल्यू क्या है, n प्लस 1 को 0 से इक्वेट करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, तो ये माइनस 1 से इनफाइनाइट जाएगा। तो देखो माइनस 1 से इनफाइनाइट जाएगा, ये माइनस 1, माइनस 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे जाएगा, सब पे वैल्यू 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे कि u ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, कब, n ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 से, ठीक है। और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब n को लेस देन माइनस 1, ऐसे डिफाइन कर दोगे, क्लियर है। चलो
अब सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं, देखो ध्यान से, un+1 हो गया, ठीक है, और अगर un-1 हो जाता तो क्या कर देते, देखो यहाँ पे अगर u(n-1) हो जाता तो क्या कर देते, इसको ऐसे रिप्रेजेंट। अगेन n के साइड यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये राइट साइडेड होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू से इनफाइनाइट की ओर जाएगा। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, n-1 को 0 से इक्वेट करो तो n-1 इक्वल टू 0 से इक्वेट करो तो n इक्वल टू 1 आएगा, तो ये 0 डिले हो रहा है, 1 से जाएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वैल्यू क्या होगी 1, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, u ऑफ n-1 इसकी वैल्यू 1 है कब, n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और 0 है कब, जब n लेस देन, राइट। चलो, तो ये तो पॉजिटिव सीक्वेंस का हो गया। अब नेगेटिव सीक्वेंस में आइएगा, नेगेटिव सीक्वेंस में ये हो सकता है बेटा, देखो ध्यान से, अगर हम लोग क्या करते हैं u ऑफ -n, ठीक है, u ऑफ -n, और फिर उसके बाद से फिर क्या कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान देना है। हो क्या रहा है, पहले -n आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, -n आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो है लेफ्ट सीक्वेंस में चला गया। किस में चला गया बेटा, ये वैल्यू हमारा लेफ्ट सीक्वेंस में चला गया, ठीक है। तो लेफ्ट सीक्वेंस में चला गया मतलब अब ये वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर के आएगी कहां तक, कहां तक, अभी -n+1 को 0 से इक्वेट कर दो तो n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो -इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक आएगी, ठीक है। ये -n का मतलब यहाँ पे लेफ्ट सीक्वेंस, कहां से, -इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक, तो देखो 0 हो गया, ये 1 आ गया, 0 1, फिर इधर देखो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो ये -इनफाइनाइट से लेकर के 1 तक आएगा, सब पे वैल्यू 1, तो इसको रिप्रेजेंट करोगे u ऑफ -n+1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -इनफाइनाइट से बात कर रहे हैं ना, तो 1 आएगा कब, 1 आएगा कब तक है ये, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1, 1 पे भी आ रहा है 1, और 1 से जब छोटा है 0 -1 -2 एंड सो ऑन, और ये वैल्यू 0 आ रहा है कब, ये वैल्यू 0 आ रहा है जब n की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन 1 कर देते हैं, क्लियर है, 1 से बड़ा कर देते हैं, बोलो क्लियर है। चलो, अब हम लोग को रिप्रेजेंट करना है क्या, u ऑफ -n-1, राइट, ये देखो क्या रिप्रेजेंट करना है, u ऑफ -n-1। अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है -n लग गया यहाँ पे, -n का मतलब लेफ्ट साइडेड हो गया, और कहां से देखो -n-1 को अब 0 से इक्वेट कर दोगे तो ये n इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो -इनफाइनाइट से -1 ये डिफाइन होगा, तो देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, -1 -2 -3 -4, राइट, ये सब इक्वल ही रहेगा, तो ये -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इन सब पे वैल्यू क्या है, ये 1 है ना, सब वैल्यू 1 है, ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं u ऑफ -n-1, ये जो वैल्यू आ रही है 1 कब, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 है, और ये वैल्यू 0 हो सकता है कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन, हम लोग ग्रेटर देन क्या कर सकते हैं, -1 कर दें तो ये भी चलेगा, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों से ही है, जैसे n ग्रेटर देन -1 करोगे इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे ले रहे हो, 0 ही है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट यही है, 0 ही है, या तो ऐसे लिखो 0 1 2, ये इस सब पे 0 हो जाएगा, n ग्रेटर देन -1 का मतलब यही हुआ, 0 हो गया, या फिर डायरेक्टली हमने क्या किया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, 0 या उसके आगे, तो दोनों चीजें आपका क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, n ग्रेटर देन -1 है, जैसे यहाँ पे है n लेस देन 1 कर दिया, या फिर अगर कहीं पे मेंशन हो तो इसको लिख सकते हैं, और n लेस देन 1, ठीक है, n लेस देन इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, ये दे रखा है, इसको लिख सकते हैं n ग्रेटर देन 1 है तो n ग्रेटर देन 1 लाइट, यानी कि 2 है, 2 से स्टार्ट हो जा रहा ना, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इस चीज को समझिए, ठीक है ना बेटा। चलिए, तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया, तो वही यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या फिर यही है ना, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हो, या n ग्रेटर देन -1 लिख सकते हो, राइट। तो इसको हमने डिफाइन कर दिया, अब इसका अगर जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स, तो अब जो लिमिट हो जाएगी, लिमिट एक्चुअली में क्या होती है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, xn की जगह पे क्या है, -8 पावर n u ऑफ -n-1, जेड पे
माइनस एन, राइट। लेकिन अब इसका रेंज आपको पता है ना, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर कर दोगे, अब रेंज यू ऑफ माइनस एन माइनस वन की वजह से माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन हो जाएगी। यही इंपॉर्टेंट है बेटा, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, ये मैंने आपको सब यहाँ पे लगभग लगभग एक्सप्लेन करके बता दिया, ठीक है। अगर यहीं पे माइनस टू रहता तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू आ जाता। चलिए, तो माइनस इनफिनिट से वन हो गया, और माइनस इनफिनिट से वन हुआ, ये ए टू पावर एन और इंटू जेड पे माइनस एन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो ये निकल के आ गया जेड एक्स एन। तो फाइनली अगर आप देखिएगा तो यहां पे जेड एक्स ऑफ एन आया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, एक्स जेड इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, राइट। ए एन, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ए एन, यानी ए टू द पावर माइनस वन कर दें, और जेड जेड पे माइनस एन है तो इसको पॉजिटिव कर देते हैं, जेड पे प्लस वन कर देते हैं, टू द पावर माइनस एन कर देते हैं। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसको अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ माइनस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ए जेड इनवर्स टू द पावर एन लिख सकते हो, या तो ऐसे लिखो, या अगर यहां माइनस रख रहे हो माइनस एन तो इधर निगेटिव कर लो, ए पे माइनस वन कर लो और जेड पे वन कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। क्लियर है? वही हमने किया, हमने क्या किया, यहां माइनस एन किया, जब यहां माइनस एन किया बड़ा तो ए पे माइनस वन हो गया, जेड पे वन। इसमें क्या है, ए पे पॉजिटिव है, प्लस वन है, और जेड पे माइनस वन है, और यहाँ प्लस एन है। लेकिन जब यहां माइनस एन करोगे तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा, यहाँ प्लस वन हो जाएगा, बात एक ही आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने के। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट एन इज इक्वल टू माइनस एन। अब हम लोग एन की जगह पे माइनस एन पुट कर लेंगे, या माइनस एन की जगह पे एन पुट कर लीजिए, ठीक है। तो माइनस एन की जगह एन पुट करिएगा तो यहां पे जो एक्स ऑफ जेड आएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए माइनस एन की जगह एन पुट करिएगा तो देखिए यहां एन इजकल टू माइनस इनफाइनाइट है, एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, तो एन की वैल्यू जो माइनस इनफाइनाइट है तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास, यहां रेंज क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, माइनस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। एन की वैल्यू अगर माइनस इनफाइनाइट है तो माइनस एन की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी। तो यहां देखिए माइनस समेशन ऑफ ये एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब देखिए एन की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस एन की वैल्यू वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, और ए टू पावर माइनस वन जेड टू द पावर माइनस एन की जगह एन कर देंगे, कर सकते हैं। अब हमको पता है कि समेशन में ये इंटरचेंज किया जा सकता है, तो माइनस समेशन ऑफ, ठीक है। या आप अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो सिंपल सा एक काम करिए, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, माइनस एन की जगह पे एम पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब देखो माइनस एन की जगह एम, एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, जब एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी तो एम की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट को यहां पे पुट करो तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे, व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट तो एम इज इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट, व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस वन तो एम इज इक्वल टू प्लस वन। तो अब ये रेंज ये कर दो ना, एम इज इक्वल टू इनफाइनाइट से वन कर दो। यहां पे क्या हो गया, ए पे माइनस वन जेड टू द पावर माइनस एन की जगह एम कर दो, कर सकते हैं। अब इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस समेशन एम इज इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, इंटरचेंज कर सकते हैं, इसके लिमिट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो आप लोग पता है। अब माइनस साइन यहाँ पे लगा दो, अब इसको हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ फर्स्ट टर्म आता है ए पे माइनस वन जेड, सेकेंड टर्म आएगा ए पे माइनस वन जेड का स्क्वायर, थर्ड टर्म आएगा ए पे माइनस वन जेड का क्यूब, एंड सो ऑन, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, वन हुआ, टू एंड सो ऑन। अब देखो अगेन ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज दे रखा है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है। तो ये कब कन्वर्ज करेगा, अगर इनफाइनाइट लेंथ जीपी सीरीज दे रखा है ना बेटा, अगेन ये क्या है, इनफाइनाइट लेंथ जीपी सीरीज है, लेकिन ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज इनफाइनाइट लेंथ है ना, दिस ज्योमेट्रिक सीरीज
सीरीज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बेटा, सब डायरेक्ट 7 नंबर में पूछ लिया जाएगा। दिस ज्योमेट्रिक सीरीज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड कन्वर्जेज, कन्वर्ज कब करेगा, कन्वर्जेज व्हेन, ये देखो a पे -1z इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आए और z अपॉन a ये लेस देन 1 हो या मोड ऑफ z लेस देन मोड ऑफ, ये मामला होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये यहां से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिए कि किस रेंज के लिए कन्वर्ज करेगा, ये निकाल लिए। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो ये xz आया, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये इनफाइनाइट लेंथ जीपी सीरीज दे रखा है। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे a पे -1z, फर्स्ट टर्म क्या है a पे -1z, कॉमन रेशियो क्या है इसका, कॉमन रेशियो क्या है अगेन a पे -1z हो जाएगा, ठीक है, सबको दिख रहा है ना। सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करिएगा तो कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस ए पे -1, इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, फर्दर सिंप्लीफाई करें, ये ए पे -1 जो z है इससे डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये जगह माइनस माइनस साइन तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। -1 अपॉन डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन ए पे -1 z -1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये फर्दर जब ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ 1 अपॉन, ये ऊपर जाएगा तो ए जेड इनवर्स -1 हो जाएगा। माइनस साइन को अंदर लो, माइनस साइन को जब हम लोग अंदर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1 अपॉन 1 माइनस ए जेड इनवर्स आएगा। अब अगर ये ए जेड इनवर्स है, इसको अगर आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस ए बाई जेड लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करो तो जेड अपॉन जेड माइनस ए। लेकिन ये किस रेंज के लिए आ रहा है, किस रेंज के लिए डिफाइन है, मॉड जेड लेस देन ए। तो हमने प्रूफ कर दिया बेटा, क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों सिग्नल जो है, एक आपका राइट साइड सीक्वेंस है 8 पावर n un, दूसरा क्या है माइनस ऑफ 8 पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, वो लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, मतलब -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर लाई कर रहा है। राइट सीक्वेंस का मतलब वो 8 पावर n un 0 से इनफाइनाइट की ओर लाई कर रहा है। दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म सेम आया, क्या आया, जेड अपॉन जेड माइनस ए आया, दोनों का जेड ट्रांसफॉर्म सेम आया, लेकिन रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग आया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पहला सिग्नल है वो किस रीजन के लिए कन्वर्ज कर रहा था, किस रीजन के लिए डिफाइन था, मॉड जेड ग्रेटर देन ए के लिए, और जो दूसरा सिग्नल है वो किस रीजन के लिए डिफाइन है, मॉड जेड लेस देन मॉड ऑफ ए के लिए। अब अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अगर हम लोग बनाएं तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो ए होगा, ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये रियल पार्ट होगा, और ये रिप्रेजेंट करेंगे इसका रेडियस, रेडियस क्या होगा, ए, ठीक है ना। तो रेडियस इसका ए हो जाएगा। अब ये रेडियस है आपका, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किस रीजन के लिए डिफाइन है, मॉड जेड लेस देन मॉड ऑफ ए, यानी ये केवल इसी रीजन में डिफाइन होगा बेटा, यहाँ पे ये केवल इस रीजन के लिए ही डिफाइन है, ठीक है, इस रीजन, केवल इस रीजन, इस सर्किल के इंटीरियर ऑफ सर्कल आ रहा है, ठीक है। यहां रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहा है, इंटीरियर ऑफ सर्कल आ रहा है, क्या रहा है बेटा, इंटीरियर ऑफ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल विथ रेडियस ए। और यहां पे जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमको मिला था, यहां जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मिला था, यहां रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिला, यहां जो हमारे पास आरओसी आया, ये क्या आया, यहां जो आरओसी आया वो क्या आया, देखिएगा बेटा ध्यान से, यहां जो आरओसी आया ये क्या आया, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल विथ रेडियस ए, रेडियस क्या है ए, लेकिन यहाँ एक्सटीरियर सर्कल के बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आरओसी का, तो यहाँ आरओसी क्या आ गया,
इंटीरियर ऑफ सर्कल आ गया विथ रेडियस ए हो गया, ये क्लियर होना चाहिए। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने की। याद रखिएगा, ए टू पावर एन यूएन, इसका जेट ट्रांसफॉर्म डिफाइन करिए विथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और जो भी उसका क्या कहते हैं फिगर वो ड्रॉ करिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका रेडियस आ गया जो सेंटर्ड होगा ओरिजिन पे, ये ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अगर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जितना हमने आप लोगों को बताया है इस तरीके से अगर डिफाइन कर देते हो तो आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा बेटा, इतना अगर आप डिफाइन कर देते हो। ठीक है, क्लियर होना है, ये देख लीजिए, समझ में आ रहा है। रेडियस क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलिए अब आ जाइए, ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, फाइंड द जेट ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी ऑफ एक्शन, स्केच द आरओसी एंड पोल जीरो लोकेशन। पोल जीरो लोकेशन आपसे पूछा जाएगा, चलिए स्केच किया जाए। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगेन 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्यूशन देंगे। हमारे पास सिग्नल क्या है, x ऑफ n इज इक्वल टू 2 into 5 to the power 6 to the power n u of minus n minus 1 है, क्लियर, ओके, प्लस 3 1 by 2 to the power 2n of u of n है, क्लियर है, क्लियर है सर। अब देखिएगा हम क्या जानते हैं सर, हम ये जानते हैं कि un को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। ये रहा अपना un, वैसे हमने बता रखा है, फिर से बता दे रहे हैं, ये रहा un। कहीं पे अगर un लग गया मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, ये क्या है अपना u ऑफ n। तो अगर कहीं un लग गया तो un का मतलब क्या हो गया, 1 कब n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 0 कब n लेस देन 0, ऐसे। u ऑफ माइनस n माइनस 1 हो गया, मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, ये क्या हो गया, ये तो un का मतलब राइट साइडेड सीक्वेंस, मतलब किसी एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक, किस पॉइंट से, इसको 0 से इक्वेट कर दो तो यानी 0 से इनफाइनाइट तक। ये लेफ्ट साइड सीक्वेंस, यानी लेफ्ट साइड सीक्वेंस मतलब माइनस इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट कौन सा है, तो माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो, तो यहाँ से n इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 तक, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 तक, मतलब ये हो गया -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये u ऑफ माइनस n माइनस 1, दिस इज व्हाट n, सब पे वैल्यू क्या होगी 1। ये u ऑफ माइनस n माइनस 1 माइनस इनफाइनाइट से माइनस, सब पे वैल्यू, क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। चलिए तो अब देखिए ये पता हो गया हमको, तो जब हम लोग इसका एग्जैक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो सिग्नल है देखिएगा ध्यान से, यहां वैल्यू तो पुट कर दोगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, 2 into 5 by 6 to the power n u of minus n minus 1 plus summation of n is equal to minus infinity to plus infinity 3 1 by 2 to the power 2n u of n। लेकिन फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका रेंज u ऑफ माइनस एन माइनस 1 की वजह से इसको कैसे डिफाइन करते हो, u ऑफ माइनस एन माइनस 1 को कैसे डिफाइन करते हो, दिस इज इक्वल टू 1 कब, जब n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो, और ये 0 कब, जब n की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 1 हो, या फिर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ रेंज जो आया ये -1 यानी माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 हो जाएगा, ये क्या होगा n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 हो जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 होगा, और माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 हो गया, यहाँ पे 2 5 टू द पावर 6 टू द पावर n होगा इंटू जेड टू द पावर माइनस n होगा, राइट। यहाँ पे हमने मिस कर दिया ना, जेड पे माइनस n मिस कर दिया, ओके, एक मिनट, ये इंटू जेड टू पावर माइनस n होगा, राइट, प्लस n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 3 1 by 2 to power 2n un इंटू जेड टू पावर माइनस n होगा, ठीक है। चलो
तो रेंज सबसे इंपॉर्टेंट रेंज का ही है, इसका रेंज हो गया माइनस इन्फिनिट से -1। अब इसका जो रेंज होगा प्लस समेशन ऑफ n इजकल टू 0 un की वजह से इनफाइनाइट, और ये 3 हो गया। अब ये देखो 1/2 टू द पावर 2n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/2 का स्क्वायर टू द पावर n, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 टू द पावर n। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो यहां लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4 टू द पावर n। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली हमको क्या मिला, x ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, x ऑफ z इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -1, 2 बाहर ले लीजिए, n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर क्या है 5/6 इंटू z पे -1 टू द पावर n मिल गया, राइट। तो वही चीज है इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था। हम लोग चाहते हैं, अगर चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से इस चीज को देखिए। अगर यहाँ पे अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां अगर -1 करते हैं तो यहाँ +1 हो जाएगा, और इसका 5/6 पे -1 हो जाएगा, 5/6 पे -1 हो जाएगा, ठीक है। 5/6 पे -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में लेके चलें क्या इसको, चलिए अगले स्टेप में लेके चलें, इसको रहने देते हैं। 5/6 इंटू z पे -1 टू द पावर n लिख देंगे, प्लस ये क्या बड़ा n इजकल टू 0, 3 को बाहर ले लीजिए, n इजकल टू 0 टू इंफिनिटी 1/4 z पे -1 टू द पावर n हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 2 आ गया, n इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से -1 कर देते हैं। इसको चाहे तो 5/6 का इनवर्स कर दें इस पोर्शन को, फिर z पे 1 कर दें, तो ये किसका हो जाएगा, यहाँ -n आ जाएगा, ठीक है। और इसको तो हम लोग एज इट इज रख देंगे 3n इजकल टू 0 टू इंफिनिटी 1/4 z इनवर्स टू द पावर n। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब देखिएगा ये बेसिकली क्या हुआ, x ऑफ z हो गया। अब x ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम लोग देखें तो ये 2 हो गया। अब यहां पे -n की जगह m पुट कर सकते हैं। -n की जगह m पुट करेंगे तो देखो वही जो पहले हमने बताया था, ये m इजकल टू इनफाइनाइट हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 5/6, ठीक है, इनवर्स इंटू z पे 1, और इस पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, m हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा ही। 3 समेशन ऑफ n इजकल टू 0 टू इनफाइनाइट 1/4 और z पे -1। क्लियर है? यहां पे हमने क्या किया था, -n की जगह m पुट कर लिया था यहां पे बस। तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं xz इजकल टू व्हाट, दिस इज व्हाट x1z हो गया प्लस x2z हो गया। तो इंडिविजुअली पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x1z की बात करते हैं। x1z हमारे पास क्या आया, दिस इज, उसके बाद से सम कर लेंगे। x1z इजकल टू क्या है, 2 समेशन ऑफ m इजकल टू इनफाइनाइट से 1 है, तो इनफाइनाइट से 1 है तो देखो यहाँ पे रेंज चेंज कर सकते हो। समेशन में रेंज चेंज करोगे, कोई माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इनफाइनाइट से 1 है तो 1 से इनफाइनाइट लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 से इनफाइनाइट, राइट। और ये क्या हो जाएगा 5/6 का इनवर्स इंटू z पे 1 m हो गया, राइट। 5/6 का इनवर्स को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। अगेन ये क्या हो गया आपका 2 समेशन ऑफ m इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, 5/6 का इनवर्स को हम लोग 6/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल, इंटू z टू द पावर m। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो x1z जो होगा ये क्या आया 2 6/5 z प्लस 6/5 z का स्क्वायर प्लस 6/5 z का क्यूब एंड सो ऑन, राइट। तो अगेन ये इनफाइनाइट
जीपी सीरीज आ रहा है, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, एंड इट कन्वर्जेस व्हेन, कब कन्वर्ज करेगा भाई, व्हेन 6/5 z, ये जो वैल्यू है लेस देन 1 होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ भाई, यहां पे क्या हुआ कि दैट इज जो z की वैल्यू है मॉड z, ये क्या हो जाएगा, लेस देन 5/6 होनी चाहिए, लेस देन 5/6 होनी चाहिए, लेस देन 5/6 होनी चाहिए। तभी तो अगर ये वैल्यू अगर 1 से ज्यादा रखोगे तब तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अगर ये वैल्यू लेस देन 1 रखोगे तब ये कन्वर्ज करेगा। तो ये हमने निकाल लिया। तो इसका फाइनली हमने देखा कि x1z जो निकल के आया, x1z की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 6/5 z है, अपॉन कॉमन रेशियो भी क्या हो जाएगा 6/5 z हो जाएगा, तो 6/5 ऐसे आ गया। क्लियर है बेटा, जहां पे मॉड z की वैल्यू लेस देन 5/6 होगी, ये चेक कर लेंगे। तो इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक सा चीज है, राइट। तो यहां अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, जहां पे मॉड z लेस देन 5/6 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे, राइट, अब अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो वैल्यू है x2z की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन, ठीक है, कोई बात नहीं। x2z की बात कर लेते हैं, कहाँ गया x2z, ये रहा अपना x2z। हाँ, x2z के लिए सॉल्व करते हैं, 0 to इनफाइनाइट है ना, x2z दो क्वेश्चन को एक ही में हमने डाल रखा है। x2z इज इक्वल टू 3 n इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट 1/4 z इनवर्स टू द पावर n। अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 कॉमन ले लेंगे और जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 + 1/4 z इनवर्स प्लस 1/4 z इनवर्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ये जाएगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अगेन ये भी क्या है, ये भी क्या दे रखा है, इसका भी क्या है बड़ा इनफाइनाइट लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, दिस इज द ज्योमेट्रिक सीरीज of infinite length and it converges कब कन्वर्ज करेगा बेटा, इफ, देखिए ये जो वैल्यू है 1/4 z इनवर्स, इसकी वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए तभी कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, और 1/4 इंटू 1/z लेस देन 1 कर सकते हैं, इसको हम लोग लेस देन 1 कर सकते हैं, और मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1/4 कर सकते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1/4 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा। तो यहां पे अगर हम लोग इसकी वैल्यू देखें तो x2z इक्वल टू व्हाट, x2z इक्वल टू व्हाट, वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू क्या हो गई, ये 3 बाहर निकल के आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1/1 - 1/4 z इनवर्स हो जाएगा सर, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, मॉड z ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, मॉड z ग्रेटर देन 1/4 कर देंगे, ठीक है। तो अगर फर्दर अगर हम लोग देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ 1/4 है, 3 इंटू z अपॉन z माइनस 1/4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1/4 आ जाएगा। ये हो गया x2z। चेक करिए, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताइए बेटा,
यहां देखिए, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो फाइनली हम लोग देखें तो ये क्या आ रहा है, ठीक है ना। फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, हमसे पूछा गया पोल जीरो लोकेशन के लिए भी बात करें, तो अब दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम लोग बात करते हैं XZ की, तो XZ क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट X1Z प्लस X2Z की बात होगी, ठीक है, X2Z की बात होगी। X1Z क्या है बेटा, X1Z हमारे पास क्या निकल के आया, ये 2 इंटू 6/5Z, 2 इंटू 6/5Z डिवाइड बाय 2 इंटू 6/5Z डिवाइड बाय Z, Z 1 माइनस 6/5Z, 1 माइनस 6/5Z, 1 माइनस 6/5Z, ये आया। और दूसरा क्या आ रहा है बेटा, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा आ रहा है ये 3Z अपॉन Z माइनस 1/4। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देख ठीक है। तो यहां देखिएगा बेटा, अगर इसकी अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा Z, राइट। इसको अगर हम लोग इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 5/6, ठीक है, ऐसे भी चलेगा। यहाँ पे अगर 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5/6 आ गया, यहाँ 5/6 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखिए ध्यान से, ये क्या 3Z इसी फॉर्म में लेकर के आना चाह रहे हैं हम, और कुछ दिक्कत नहीं, Z माइनस 1/4, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्म में लेकर के आना चाहें तो देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करें, 5/6 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 5/6 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर Z आ जाएगा, 5/6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5/6 आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस Z आ गया। तो Z माइनस समथिंग अगर कर दिया जाए तो देखो, फर्दर अगर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 3Z अपॉन Z माइनस 1/4 आ गया। अब देखो, अगर Z यहां से माइनस बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लोगे तो फाइनली माइनस इधर आ जाएगा, 2Z, इसको लिख सकते हो क्या, Z माइनस 5। तो ये और ये दोनों बात एक ही हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास क्या आया, XZ इजकल टू, अब ये 12 नंबर या 14 नंबर का क्वेश्चन रहेगा बेटा अगर ये पूछा गया तो, लेकिन इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। Z माइनस 1/4 आ गया, माइनस ये देखिए 2Z अपॉन Z माइनस 5/6 आ गया। अब इसका अगर हम लोग क्या करें, क्या कहते हैं, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 3Z इंटू Z माइनस 5/6 आ गया इधर, माइनस 2Z इंटू Z माइनस 1/4 आ गया, और नीचे क्या आ गया बेटा, वही एलसीएम आ गया, Z माइनस 1/4 और Z माइनस 5/6, ये आ गया। क्लियर है बेटा, एक बार चेक करिए। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से, x ऑफ z इज इक्वल टू वॉट, 3z स्क्वायर हो गया माइनस 5/2, 5/2 z हो जाएगा, ठीक है। यहां देखिए माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2z स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस z/2 आ जाएगा। ऊपर तो ये आ गया, नीचे वही रहने देते हैं, Z माइनस 1। पोल जीरो प्लॉट भी बोला था इसमें ड्रॉ करने के लिए ना, इसलिए इस फॉर्म में हमको लेकर के आना पड़ रहा है, ठीक है। तो 3Z माइनस 2Z स्क्वायर क्या हो गया, Z स्क्वायर आ गया, Z स्क्वायर आ गया, ठीक है। 3Z माइनस 2Z Z स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहाँ पे Z/2 है और माइनस 5/2 है, ठीक है, यानी 1/2 है और माइनस 5/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4/2 हो जाएगा, माइनस 4/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 और माइनस 5, माइनस 4/2 तो माइनस 2 आ जाएगा फाइनली, है ना, माइनस 2 आ जाएगा। तो Z स्क्वायर माइनस 2 आ गया ऊपर, क्या माइनस 2 Z भी है ना, Z माइनस 1/4 और Z माइनस 5/6। चेक कर लीजिए, इसको सॉल्व किया हमने, माइनस 5/2Z प्लस Z/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2Z आ जा रहा, माइनस 2Z आ रहा है क्या, Z/2 यहाँ पे करेंगे, माइनस 5/2Z करेंगे,
2 कॉमन ले लोगे बाहर तो 1 -4 -4 यानी -2z आ जाएगा। तो इसको अगर हम लोग फाइनली अगर देखें तो x ऑफ z इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, z इंटू z-2 अपॉन z-1/4 और z-5/6। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू आया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास एक सिग्नल, दो सिग्नल का सम हो गया। एक सिग्नल जो था उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, किसका, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस 3z अपॉन ग्रेटर देन 1/4 था, यानी इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था मॉड z ग्रेटर देन 1/4 था, और जो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस था मॉड z लेस देन 5/6 था, 6/5 था, देख लीजिए 5/6 था ना, हाँ 5/6 था, 5/6 था, 5/6 था। तो जनरली यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमेशा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डिपेंड करता है पोल पे। अब इसमें पोल और जीरो पूछा जाए तो देखो, जो न्यूमरेटर को इक्वेट करोगे, यहां देखिए जो न्यूमरेटर है इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो वो जीरो रिप्रेजेंट करता है, जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो से इक्वेट करोगे तो वो पोल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पोल अगर आपसे पूछा जाए तो पोल कहाँ कहाँ पे है, z इक्वल टू 1/4 पे है और z इक्वल टू 5/6 पे है। जीरो कहाँ पे है, z इक्वल टू 0 पे है और z इक्वल टू 0 पे है। इसको जब जीरो से इक्वेट करोगे, न्यूमरेटर को जीरो से इक्वेट करोगे तो z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2 मिलेगा, और जब डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करोगे तो z इक्वल टू 1/4 मिलेगा और z इक्वल टू 5/6 मिलेगा। तो देखो एक्चुअली इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, हमेशा दो डिफरेंट सिग्नल दे रखा हो, इसको प्रॉपर्टी में बताएंगे आपको, x1n और x2n उसका अगर सम लेते हो तो x1n और x2n का अगर सम लेते हो तो उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो इन दोनों के कॉमन पोर्शन होना चाहिए। कॉमन पोर्शन होना चाहिए मतलब देखिए तभी जेड ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 5/6। मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा वो ग्रेटर देन 1/4 आ रहा है बट लेस देन 5/6 आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये वैलिड है, इस रीजन में ये डिफाइन होगा बेटा, इस रीजन के लिए ये वैल्यू डिफाइन है। अब हमसे जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने डिफाइन कर दिया, क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आरओसी, जेड ट्रांसफॉर्म भी बता दिए, आरओसी भी बता दिए, स्केच द आरओसी एंड पोल जीरो लोकेशन, पोल जीरो लोकेशन और आरओसी भी स्केच कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास आया तो हम पहले बनाएंगे क्या, एक 1/4 का सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। देखो जनरली यहाँ पे सर्कल ही बनता है, तो एक बनेगा जिसका रेडियस 1/4 है, राइट, और जो दूसरा जो सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 5/6 है, ठीक है, जो दूसरा जो सर्कल बनेगा जिसका रेडियस क्या है 5/6 है, ठीक है ना। देखो अब आरओसी की जब बात हो रही है ना, तो एक इसका जो रेडियस है 1/4 वाला हो गया ये, और ये 5/6 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, किसको, पोल को, ये पोल क्रॉस से रिप्रेजेंट करती है। और जीरो कहां पे है भाई, ये तो पोल हो गया, जीरो कहां पे है, जीरो पे है और 2 पे है, ठीक है, जीरो कहां पे है, जीरो पे और 2 पे है। तो आ जाओ जीरो को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ये एक जीरो हो गया, जेड इक्वल टू 0 पे, और 2 कहीं बाहर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहां देखो, ये अगर देखोगे तो ये अपना इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी जेड है और ये रियल जेड है, ठीक है। जो ये जेड प्लेन है अपना, जो अपना रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जिसके लिए ये सिग्नल डिफाइन है, क्या आ रहा है बेटा, इन दोनों का कॉमन पोर्शन ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 5/6, यानी 1/4 से ज्यादा होना चाहिए और 5/6 से कम। पोल्स का लोकेशन हमने डिफाइन कर दिया, और जीरो, जीरो एक यहाँ पे है, देखो डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, या सर्कल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक है चलो इसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ लो जीरो को वैसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मान लो यहाँ पे आ गया और एक मान लो यहाँ पे आ गया, ये जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, ये जीरो है, ठीक है ना। अब देखो जो हमारा एक्चुअल में जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है वो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, देखो ध्यान से, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, देखो ध्यान से, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इस रेंज में आएगा, ग्रेटर देन 1/4 और लेस देन 5/6, ये रेंज है, ठीक है। एक डिस्क का फॉर्मेशन कर रहा है या सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है,
ये देख रहे हो, एक डिस्क कह सकते हो, ये एक रिंग के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, 1/4 और 5/6 के बीच में। तो इसका मतलब जो सिग्नल था वो केवल इसी रेंज में, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमने बना दिया, और ये पोल्स को इंडिकेट कर दिया और ये जीरो को इंडिकेट कर दिया। ये तो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लोकेशन हो गया, ये जीरो का लोकेशन हो गया और ये पोल्स का लोकेशन हो गया, और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बना दिया। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो एग्जिस्ट करेगा 1/4 से लेकर के 5/6 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है बेटा। रियल जेड, इमेजिनरी जेड, जेड प्लेन है, जेड प्लेन पे हमने ये बता दिया, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन था। तो कभी भी देखो, अगर कोई भी सिग्नल जो है इस फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे ये xn है, राइट, xn कभी भी x1n प्लस x2n के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो करना क्या है, पहले x1n का निकालो आरओसी और x2n का इंडिविजुअली निकालो, और जो ओवरऑल आरओसी आना चाहिए इन दोनों के कॉमन पोर्शन हो, इन दोनों का कॉमन पोर्शन में एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। यानी मॉड जेड ग्रेटर देन 1/4 आया और दूसरा मॉड जेड लेस देन 5/6 आ गया, ठीक है। तब कॉमन पोर्शन आ रहा है इन दोनों के बीच में, तब तो आपका जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा। अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं आता, राइट, अगर कोई कॉमन पोर्शन नहीं आता तो उस केस में जेड ट्रांसफॉर्म डिफाइन ही नहीं होता। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस भी करवाएंगे और प्रॉपर्टी ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हो गया, जहां तक लग रहा है सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था पोल जीरो, है ना, क्या पूछा गया था, आरओसी स्केच करिए और पोल जीरो लोकेशन स्केच करिए। तो हमने पोल जीरो लोकेशन भी इसको पूरा सॉल्व करके बता दिया है आपको, ठीक है ना। पोल जीरो लोकेशन भी बता दिया, ये पोल्स का लोकेशन, ये जीरो का लोकेशन और आरओसी स्केच कर दिया। तो ये कंप्लीट जो है सॉल्यूशन हो गया इस गिवन क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है उसका लेफ्ट साइड सीक्वेंस हो, राइट साइड सीक्वेंस हो और टू साइड सीक्वेंस हो। मतलब अगर कोई भी सिग्नल अगर किसी एक पॉइंट से, लाइक मान लो 0 से इनफाइनाइट के लिए डिफाइन हो या 2 से इनफाइनाइट के लिए डिफाइन हो, ठीक है, और उसके किस केस में अगर आपके पास कुछ फाइनाइट सीक्वेंसेस दे रखे हैं, फाइनाइट सीक्वेंसेस का मतलब लाइक अगर x ऑफ n इज इक्वल टू ये ऐसे दे रखा है 1 2 3 4, ये कोई फाइनाइट सीक्वेंसेस दे रखा है, इस फाइनाइट सीक्वेंस दे रखा है, इसका आरओसी क्या होता है, ठीक है। अगर राइट सीक्वेंस, ये राइट सीक्वेंस है, अगर x ऑफ n दे रखा है, अगर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 यहां पे दे रखा है, ये लेफ्ट साइड सीक्वेंस है, इस केस में आरओसी क्या होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है। और अगर x ऑफ n इज इक्वल टू ये दे रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे आपका दे रखा है, यानी n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंडिकेट है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंडिकेट है, n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे इंडिकेट है। ये हो गया लेफ्ट साइड सीक्वेंस, ये हो गया राइट साइड सीक्वेंस और ये टू साइडेड सीक्वेंस है। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस अवेलेबल है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। फाइनाइट साइड सीक्वेंस अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम लोग देखेंगे कि कैसे उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करते हैं और कैसे उसका जेड ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं बेटा। और फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। चलिए, तो इस क्लास में यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।